कुंज बिहारी जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। बोलिए राधे राधे। कुंज बिहारी हमारी शान है और हम कुंज बिहारी की जान है, क्योंकि कंटेंट ही हमारा पहचान है। ये साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 25 क्वेश्चंस का आपके समक्ष लेकर आए हैं। 25 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव विथ डिस्कशन, इसको डिस्कशन करेंगे। और राधे राधे बोलिए। और यह सेट 1 है। कोशिश रहेगा कि प्रत्येक दिन इसका आए सेट, और इसको डिस्कशन मेन महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन महत्वपूर्ण इसमें नहीं है, प्रश्न तो जो रहता है थोड़ी कुछ ज़रूरी है कि वही पूछता है, उससे रिलेटेड पूछता है आपका, तो वो आपका डिस्कशन आपके लिए महत्वपूर्ण है। आपके लिए महत्वपूर्ण ओनली 1 क्वेश्चन नहीं है। समझ रहे हैं बात को? चलिए आगे देखते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन है कि वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त अभिक्रिया क्या कहलाता है। आप यहाँ जो है देखेंगे, वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त अभिक्रिया क्या कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए कि ये जो तेल है, तेल से जो घी बनाई जाती है, या आपका प्रश्न पूछा जाएगा कि वनस्पति तेल से घी के निर्माण में कौन गैस सहायक होता है, तो हाइड्रोजन। वनस्पति तेल में हाइड्रोजन को मिलाने से घी का निर्माण होता है, लेकिन इसमें उत्प्रेरक का काम कौन करता है? उत्प्रेरक का कार्य कौन करता है? तो निकेल। और वनस्पति तेल से जो घी बनता है हाइड्रोजन गैस का सहयोग के कारण, इसलिए इस प्रक्रिया को कहते हैं हाइड्रोजनीकरण। हाइड्रोजनीकरण जो है, इस प्रक्रिया को कहा जाता है हाइड्रोजनीकरण कहा जाता है। यानी कि वनस्पति तेल, इसको दिमाग में रखिएगा, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में, यानी कि तेल से घी बनाने के लिए, तो 2 पॉइंट क्वेश्चन माइंड में सबसे पहले रख लीजिए कि आपका क्वेश्चन पूछता है कि तेल से घी बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो गैस हाइड्रोजन, लेकिन उसमें उत्प्रेरक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो निकेल का। यह हाइड्रोजन गैस, इस हाइड्रोजन गैस के कारण तेल से घी बनता है, इसलिए इस प्रक्रिया को कहा जाता है हाइड्रोजनीकरण। आई बात समझ में? उत्प्रेरक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो निकेल का। या किसी विकल्प में हाइड्रोजन दे देगा, किसी विकल्प में निकेल दे देगा, तो आप घबराइएगा नहीं। तो ये आपको हो गया हाइड्रोजनीकरण प्रोसेस। और उत्प्रेरक क्या होता है? उत्प्रेरक का काम करता है निकेल। यानी कि वनस्पति तेल से जब घी बनाते हैं तो हाइड्रोजन सहायक होती है, और उसमें उत्प्रेरक का कार्य करता है निकेल। हाइड्रोजन विकल्प में तो हाइड्रोजन, निकेल रहेगा तो निकेल। निकेल उत्प्रेरक का काम करता है। उत्प्रेरक का मतलब क्या हो गया? जैसे में 2 व्यक्ति है, अब वह 2 व्यक्ति को आपस में कोई झगड़ा लगवा दिया तीसरा व्यक्ति, तो वह तीसरा व्यक्ति उत्प्रेरक का काम कर रहा है। यानी कि रासायनिक रिएक्शन को, केमिकल रिएक्शन को वह बढ़ा देता है। केमिकल रिएक्शन को वह जो है बढ़ा देता है, ये दोनों के बीच झगड़ा को लगवा देता है, झगड़ा को आगे जो है बढ़वा देता है। उसी को बोलता है कैटलिस्ट, उत्प्रेरक उसी को कहा जाता है। बर्जेलियस नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज किया था, इसको दिमाग में आप रखिएगा। तो ये आपका हो गया। अब आगे है नंबर 1 में है गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है इसे देखिए। गैल्वेनाइजेशन आपका होता है कि हम आपको बता चुके हैं, यदि पिछला वीडियो देखे होंगे तो बताए थे कि गैल्वेनाइजेशन को बोलते हैं यशद लेपन। गैल्वेनाइजेशन यशद लेपन इसको कहा जाता है। ये होता है क्या गैल्वेनाइजेशन यशद लेपन, कि जब लोहा पर जब जंग लगती है तो उस जंग को बचाने के लिए जेडेन, जिंक या जस्ता का लेप चढ़ाई जाती है। इस प्रक्रिया को गैल्वेनाइजेशन या यशद लेपन कहा जाता है। दिमाग में रखिएगा, गैल्वेनाइजेशन बोल दीजिए
यसद लेपन बोल दीजिए, जस्तीकरण बोल दीजिए, सब एक ही चीज है। लोहा को जंग से बचाने के लिए किसका लेप चढ़ाई जाती है? तो जेडेन, जिंक या जस्ता का। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो गैल्वेनाइजेशन या यसद लेपन कहा जाता है। लोहा का संकेत क्या है? तो एफी। लोहा का संकेत एफी कहाँ से आया? तो उसका लैटिन नाम है फेरम, फेरम से आ गया एफी। लोहा में जंग लगने पर लोहा का भार क्या होता है? तो बढ़ जाता है। लेकिन बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ था, पहले बढ़ता है या फिर घटता है? इसका वास्तविक आंसर होगा लोहा में जो जंग लगता है, जंग लगने का कारण क्या है? ऑक्सीजन और जो वायुमंडल में नमी है, तो ऑक्सीजन और नमी जो दोनों आप देंगे। लोहा, शुद्ध लोहा किसको कहते हैं? तो पिटवा लोहा को। और कार्बन की परसेंटेज सबसे अधिक किसमें होती है? तो ढलवा लोहा में। इसको आप दिमाग में रखिएगा। और लोहा को जंग से बचाने के लिए जेडेन, जिंक या जस्ता का लेप चढ़ाया जाता है। इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? गैल्वेनाइजेशन या यसद लेपन कहा जाता है। यहाँ पर देखिए अनिलीकरण क्या होता है? ये तो गैल्वेनाइजेशन हो गया। अनिलीकरण क्या होता है इसे देखिए। अनिलीकरण होता है लोहा पर जब जंग लगता है, उस जंग को क्या बोलते हैं? फेरस और फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। अब यहाँ पर देखिए अनिलीकरण क्या होता है। कांच का गिलास देखे हैं? कांच का गिलास, कांच का थाली, कांच का कटोरा, कांच का गिलास, तो ये सब कांच का बनता कैसे है? इस प्रकार बनता है कि कांच को द्रव कांच के रूप में चेंज कर दिया जाता है। कांच को द्रव कांच के रूप में चेंज किया जाता है। अब जब वह धीरे धीरे ठंडा होकर जब कोई बर्तन का निर्माण होता है, तो उसको बोलते हैं कांच का अनिलीकरण। यानी कि कांच का अनिलीकरण क्या होता है? कांच का अनिलीकरण अंग्रेजी में बोलते हैं एनिलिंग ऑफ ग्लास। यानी कि जब कांच के बर्तन जब हमको बनाना है, कांच के बर्तन को, गर्म कांच को यानी कि द्रव कांच को बर्तन बनाने वाले हम सांचे में ढाल देते हैं, और जो धीरे धीरे ठंडा होती है, तो ठंडा होने की प्रक्रिया को कांच का अनिलीकरण कहा जाता है। इसको आप पॉइंट को जो है समझ गए। कांच पर किस एसिड से लिखा जाता है? हाइड्रोफ्लोरिक, HF। कांच में किसका भंडारण नहीं किया जा सकता है? तो हाइड्रोफ्लोरिक, HF। लेकिन हमारे पेट में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक। अब आगे जो है देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। RDX को अमेरिका में कहा जाता है। RDX से बीपीएससी में एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ था। यहाँ पर देखिए RDX, रिसर्च डेवलप्ड एक्सप्लोसिव। इसका फुल नाम है रिसर्च डेवलप्ड एक्सप्लोसिव। इसका फुल नाम है रिसर्च डेवलप्ड एक्सप्लोसिव। RDX का खोज कब किया गया था? 1899 ईस्वी में। खोज किसने किया? तो हंस एवं हेनिंग ने खोज किया था। हंस का रंग कैसा होता है? सफेद। तो RDX का रंग कैसा हो गया? सफेद। इसको आप दिमाग में रखिएगा। RDX में आग उत्पन्न करने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो एल्युमिनियम का चूर्ण मिलाया जाता है आग उत्पन्न करने के लिए। 1 किलोग्राम RDX से 1510 किलो इससे जो है हीट प्रदान होती है RDX से। RDX को अमेरिका में क्या कहा जाता है? अब आपका प्रश्न जो है पूछता है, यही क्वेश्चन है कि RDX को क्या कहा जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे ये जानिए कि RDX को दूसरा नाम प्लास्टिक विस्फोट है। RDX बोलिए या प्लास्टिक विस्फोट बोलिए, RDX का दूसरा नाम प्लास्टिक विस्फोट है। अगला क्वेश्चन है कि RDX को अमेरिका में क्या कहा जाता है? RDX को जर्मनी में क्या कहा जाता है? RDX को इटली में क्या कहा जाता है? तो अमेरिका में कहा जाता है साइक्लोनाइट। अमेरिका में कहा जाता है साइक्लोनाइट। जर्मनी में कहा जाता है हेक्सोजोन। जर्मनी में कहा जाता है हेक्सोजोन। इटली में कहा जाता है T4 इटली में कहा जाता है। तो देखिए अमेरिका पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा साइक्लोनाइट। इसको ऐसे याद रखिएगा। अभी यहाँ पर दिन है तो वहाँ पर रात है, तो नाइट जिसमें लगा हुआ देखिएगा तो हो जाएगा अमेरिका। हेक्सोजोन जर्मनी में ज है, ज से जर्मनी तो ज से जॉन, ज से जर्मनी तो ज से जॉन, जोन वाला जॉन लगा हुआ देखिएगा तो हो जाएगा हेक्सोजोन। T4 तो ट इटली ट तो T4, यह हो गया T4। इसको आप दिमाग में रखिएगा। एक क्वेश्चन जो है आपको पूछता है कि पटाखा का हरा रंग किसके कारण? तो बेरियम के कारण। रेड रंग स्ट्रांसियम, हरा रंग बेरियम, रेड रंग स्ट्रांसियम। तो बैर का रंग कैसा होता है? हरा।
तो प्रश्न पूछेगा कि पटाखा का हरा रंग किसके कारण होता है। प्रश्न आपको जो है पूछेगा कि पटाखा का हरा रंग किसके कारण होता है। तो पटाखा का हरा रंग, पटाखा जो हम लोग छोड़ते हैं तो पटाखा का हरा रंग किसके कारण होता है, तो बेरियम के कारण होता है। रेड रंग किसके कारण होता है, तो स्ट्रांसियम के कारण होता है। ये दोनों में से कोई यदि एगो याद हो जाए तो एगो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। देखिए पटाखा से हरा रंग और रेड रंग, तो हरा रंग बेरियम, तो बैर का रंग कैसा होता है, तो बैर का रंग होता है हरा, तो इसको हरा के साथ जोड़ दीजिएगा। एगो बच गया स्ट्रांसियम के साथ जोड़ जाएगा। तो इसका आरडे इसको अमेरिका में कहते हैं साइक्लोनाइड। इटली में क्या कहते हैं, तो इटली में कहते हैं T4। इटली में क्या कहते हैं, तो T4 इटली में कहा जाता है, इटली में T4 कहा जाता है। और अगला क्वेश्चन आपको जो है देता है, नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपको देता है कि हेक्सोजन जर्मनी में क्या कहा जाता था, हेक्सोजन। प्लास्टिक विस्फोट RDS को कहीं कहते हैं। 1899 में हंस एवं हेनिंग ने खोज किया था। नेक्स्ट पॉइंट जो है देखिए, धातु जब अम्ल से विक्रिया करती है तो कौन सा गैस उत्पन्न करता है। तो यहाँ पर ध्यान से जो है समझिए, धातु ध्यान से समझिएगा, धातु जब धातु अम्ल के बीच में विक्रिया होती है तो हाइड्रोजन गैस होती है। ध्यान से सुनिएगा। अब अम्लों में समान रूप से पाया जाने वाला तत्व भी हाइड्रोजन है। यदि क्वेश्चन दे देगा कि अम्ल में कौन सा तत्व समान रूप से पाए जाते हैं तो हाइड्रोजन। जब अम्ल और धातु के बीच में विक्रिया होती है तो कौन क्या बनता है, हाइड्रोजन। तो क्वेश्चन आपको पूछता है क्वेश्चन कि जब धातु, यहाँ पर देखिए, धातु जब तन्नु H2SO4 से विक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, तो हाइड्रोजन गैस। जब धातु तन्नु हाइड्रोक्लोरिक एसिड से विक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस। तो ये अम्ले ना हुआ, ये दोनों जी, ये दोनों अम्ले ना हुआ, H2SO4 HCl, सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक, अम्लों का राजा सल्फ्यूरिक एसिड को कहा जाता है, ये अम्ले ना हुआ। तो यही क्वेश्चन है कि जब धातु और अम्ल के बीच में विक्रिया होती है तो कौन सा गैस का उत्सर्जन होता था, हाइड्रोजन। अम्ल में समान रूप से पाए जाने वाला कौन तत्व है, अम्ल में कौन सा तत्व पाई जाती है, तो इसका भी आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। अम्ल में भी हाइड्रोजन पाई जाती है। अब यहाँ पर पॉइंट को जो समझिएगा, आपका क्वेश्चन पूछता है कि जब तप्त लोहे पर, यहाँ पर देखिए, जब तप्त लोहा है, तप्त लोहे पर जब रक्त का प्रवाह किया जाता है तो कौन सा गैस का उत्सर्जन होता है, तो इसका भी हो जाएगा हाइड्रोजन। तो धातु जब अम्ल से विक्रिया करता है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन इसका आंसर हो जाएगा, हाइड्रोजन। इसको आप दिमाग में रखिएगा, हाइड्रोजन इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि धातु जब तन्नु सल्फ्यूर, धातु और अधातु, धातु की प्रकृति क्या होती है, क्षारीय। अधातु क्या होता है, अ से अधातु तो अ से अम्लीय। तो अ से अधातु, प्रश्न दे देगा कि अधातु की प्रकृति क्या होती है, तो आप क्षारीय अम्लीय में फंसिएगा नहीं। अ से अधातु तो अ से अम्लीय, तो ये को बच गया तो कौन हो जाएगा, क्षारीय एक हो जाएगा। इसको आप माइंड में रखिएगा। और हाइड्रोजन जो है सबसे पूरे ब्रह्मांड में पाए जाने वाला सर्वाधिक मात्रा में तत्व कौन है, तो हाइड्रोजन। सबसे हल्का तत्व कौन है, तो हाइड्रोजन। सबसे हल्का गैस कौन है, तो हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की खोज किसने किया था, कैवेंडिश ने हाइड्रोजन की खोज किया। हाइड्रोजन का कितने समस्थानिक होता है, तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, 3 समस्थानिक होता है। कौन सा समस्थानिक रेडियो सक्रिय कहलाता है, तो ट्राइटियम कहलाता है। आवर्त सारणी में पहला तत्व कौन है, तो हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या, परमाणु भार लगभग बराबर होती है। तो क्वेश्चन दे देता है कि किसका किस तत्व का परमाणु संख्या, परमाणु भार लगभग बराबर होती है, तो हाइड्रोजन का बराबर होती है। वायुयान के टायर को बारह में हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है, हाइड्रोजन का नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन एक ज्वलनशील गैस होती है। इसको आप दिमाग में रखिएगा। नाइट्रोजन की खोज किया रदरफोर्ड। नाइट्रोजन का जो खोज किया गया, नाइट्रोजन का खोज किया गया रदरफोर्ड के द्वारा। वायुमंडल में सर्वाधिक आयतन के दृष्टिकोण से 78% नाइट्रोजन पाई जाती है। सबसे भारी गैस कौन है, तो सबसे भारी गैस जो है नाइट्रोजन है। गैस से स्टोव जलता है तो नीला लो कौन प्रदान करता है, तो नाइट्रोजन प्रदान करता है। यूरिया में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत सबसे अधिक होता है, 46.6% होता है। और जब जो दलहन फसल है,
जैसे में मटर हो गया, उसके दलहन फसल जितने भी आते हैं उसके जड़ में राइजोबियम नामक एक बैक्टीरिया पाई जाती है जो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में चेंज कर देती है। तो पेड़ पौधे जो नाइट्रोजन को ग्रहण करता है वह नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करता है। चिप्स देखे हैं, चिप्स में जो फूला हुआ रहता है नाइट्रोजन। जो ट्रक बस का जो गाड़ी का टायर होता है उसमें जो हवा भरी होती है वह होती है नाइट्रोजन होती है। हवा जो भरी होती है वह होती है नाइट्रोजन होती है। बल्ब में आर्गन गैस भरी जाती है, अक्रिय गैस, हम लोग सबको जानते हैं, लेकिन जानिए कि आर्गन के साथ नाइट्रोजन गैस उसमें जो है भरी जाती है। इसको आप दिमाग में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट जो है देखते हैं हम लोग, गोबर गैस में कौन सा अवयव सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। तो यहाँ पर ध्यान से जो है आप समझेंगे, गोबर गैस यानी कि ये आपका मीथेन के बारे में पूछ रहा है। तो मीथेन जो है तो CH4 है, या किस ग्रुप का सदस्य है, तो एल्केन ग्रुप का सदस्य है मीथेन। और प्रश्न यह देता है कि प्रयोगशाला में मीथेन गैस का निर्माण कैसे होती है। तो सोडियम एसीटेट और सोडा लाइम के मिश्रण से मीथेन गैस का निर्माण होती है प्रयोगशाला में, दिमाग में रखिएगा। और मार्स गैस किसको कहते हैं, तो मीथेन गैस को ही मार्स गैस कहा जाता है। दलदल से कौन सी गैस निकलती है, तो मीथेन गैस। गोबर में कौन सी गैस, तो मीथेन गैस। यही मीथेन गैस पूछ रहा है, गोबर में कौन सी गैस, तो मीथेन गैस। दलदल में मीथेन गैस, धान की खेती में मीथेन गैस, कोयला के खदान से मीथेन गैस, कुआं से मीथेन गैस। एक कॉमन बात जानिए, जो पृथ्वी के अंदर से जो उत्सर्जित गैस होता है वह जो है मीथेन गैस होती है। गोबर में मीथेन गैस, लेकिन गोबर गैस में मीथेन गैस, लेकिन गोबर गैस की खोज किसने किया, तो गोबर गैस की खोज किया CB देसाई ने। CB देसाई ने गोबर गैस की खोज किया। नाइट्रोजन के बारे में आप जान चुके हैं, पिछला में हाइड्रोजन के बारे में जान चुके हैं, मीथेन के बारे में जान चुके हैं। मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सब हम लोग नाम सुने हैं। जो सिलेंडर जो गैस होता है उसमें ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। आ रही है बात समझ में। एथेन, मीथेन, एथेन, ये सब जो है मीथेन, एथेन, यह सब एल्केन ग्रुप का है। CnH2n+2 एल्केन का होता है सूत्र, CnH2n एल्कीन का होता है, CnH2n-2 एल्काइन का होता है। आई मीथेन और एथेन जो है एल्केन है। आई एल्किन और एल्काइन, एथिन और एथाइन, एथिलीन और एसिटिलीन। एथिलीन जो होता है यह वायुमंडल पेड़ पौधे में पाए जाने वाला यह हार्मोन होता है, और यह एकमात्र ऐसा हार्मोन है जो गैसीय रूप में पाया जाता है। 1962 ईस्वी में बर्ग ने इसकी जो है खोज किया था। वो पेड़ पौधे में जो फल पकता है प्राकृतिक रूप से वह एथिलीन के कारण पकता है, लेकिन जो कच्चा फल पकता है एसिटिलीन के कारण पकता है। कैसे, कैल्शियम कार्बाइड जो हम लोग कार्बेट बोलते हैं, CaCO2, तो CaC2, तो कैल्शियम कार्बाइड को जब हम कच्चा आम में रख देते हैं और जो वायुमंडल में नमी होती है उससे वह रिएक्शन करके एसिटिलीन गैस का निर्माण करता है। एसिटिलीन का सूत्र क्या होता है, तो एसिटिलीन का सूत्र होता है C2H2। एथिलीन का क्या होता है, C2H4 होता है। वेल्डिंग करने के लिए कौन गैस, तो एसिटिलीन गैस। उसका अनुपात क्या होता है, तो एसिटिलीन और ऑक्सीजन दोनों गैस होता है। तो एसिटिलीन 1 अनुपात ऑक्सीजन जो होता है से 3 अनुपात में होता है। अब यहाँ पर जो है आगे जो है देखेंगे प्रोड्यूसर गैस किसको कहा जाता है। तो यहाँ पर आप 2 बात को दिमाग में रखिए, प्रोड्यूसर गैस किसको कहा जाता है, प्रोड्यूसर गैस और वाटर गैस। तो प्रोड्यूसर गैस को अंग्रेजी में बोलते हैं वायु अंगार गैस, और वाटर गैस को बोलते हैं जल गैस। तो इसमें आप घबराइएगा नहीं, मिस्टेक ना खाइएगा। ये दोनों में लिखिए CO और ये दोनों में लिखिए CO। कोई यहाँ तक दिक्कत है। तो प्रोड्यूसर गैस को हिंदी में क्या बोलते हैं, वायु अंगार गैस। वायु में सबसे अधिक मात्रा में कौन गैस पाई जाती है, अभी बताएं, नाइट्रोजन। तो यहाँ CO के साथ नाइट्रोजन जोड़ देना है। और यहाँ क्या कह रहा है, जल गैस। जल का सूत्र क्या होता है, H2O होता है। तो इसमें सबसे ज्यादा क्या है, हाइड्रोजन। तो यहाँ पर लिख देंगे CO+H2। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रोड्यूसर गैस। यहाँ प्रोड्यूसर गैस देखिए, वायु अंगार गैस। प्रोड्यूसर गैस नहीं रहता तो वायु अंगार गैस रहता, तो CO+N2 ढूंढिए कहाँ है, यहाँ पर B विकल्प होगा। तो प्रोड्यूसर गैस क्या है, तो CO+N2। CO+H2 क्या है, तो CO+H2 जो है यह जल गैस है। पॉइंट को जो समझिएगा। यह कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में आप जाने, नाइट्रोजन जाने गए, हाइड्रोजन जाने गए। यहाँ पर है CO2 को क्या कहा जाता है, तो CO2 को कहा जाता है शुष्क बर्फ। CO2 को क्यों कहा जाता है, -78 डिग्री C पर यह बर्फ बन जाता है। रोटी फूलने में CO2, आग बुझाने में CO2, ठंडे पेय पदार्थ के बोतल के कॉर्क को खोलने पर CO2, वातावरण में गर्मी लगना CO2 के कारण होती है। आज
जिस घर को हम रंगते हैं चूना से, और चूना में जब जल को हम लोग डालते हैं तो वह जल खोलने लगता है CO2 के कारण, और दूधिया रंग भी हो जाता है CO2 के कारण। ग्रीन हाउस में कई गैस होता है, नाइट्रस ऑक्साइड होता है, मीथेन होता है, कई गैस होता है, जलवाष्प होता है, लेकिन इसमें मुख्य रूप से कौन गैस होता है? तो इसमें मुख्य रूप से जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है। नेक्स्ट नंबर हम लोग देखेंगे, सभी अम्ल में समान रूप से पाए जाने वाला तत्व है। हम अभी थोड़ा देर पहले बताए कि अम्ल जब धातु से भी क्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस निकलता है, यानी कि अम्ल में कौन सा तत्व पाई जाती है? तो हाइड्रोजन पाई जाती है। अम्ल में समान रूप से पाए जाने वाला तत्व कौन है? हाइड्रोजन। जब अम्ल धातु के बीच में अभिक्रिया होती है तो हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन होता है। यह आपका है आयोडीन, यह आपका है आयोडीन। आयोडीन के बारे में कह रहा है। आयोडीन का संकेत क्या है? तो आई है, आई है। आयोडीन क्या है? तो एक अधातु है। अधातु होते हुए भी यह चमकीला है। प्रश्न देता है कौन ऐसा अधातु है जो चमकीला है? कौन ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में रहता है? पारा। कौन ऐसा अधातु है जो द्रव अवस्था में रहता है? तो ब्रोमीन। आयोडीन की कमी से घेंगा बीमारी होती है, ग्वाइटर होती है, गलगंड नामक बीमारी होती है। आयोडीन की प्राप्ति किससे होती है? तो शैवाल से होती है। ये फिर से अलग कर देगा, शैवाल से। शैवालों में कौन शैवाल से होती है? तो भूरा शैवाल से होती है, भूरा शैवाल से होती है। इस भूरा शैवाल का क्या नाम है? तो लेमिनेरिया। लेमिनेरिया नामक भूरा शैवाल से आयोडीन का निर्माण होती है। एगो अगार अगार नामक पदार्थ होता है, तो अगार अगार नामक पदार्थ का जो निर्माण होती है लाल शैवाल से होती है। समुद्र के जल में, समुद्र का पानी खारा होता है सोडियम क्लोराइड NaCl के कारण। जो कपड़ा जो व्हाइट हो जाता है गर्मी के दिनों में NaCl सोडियम क्लोराइड के कारण होता है। साधारण नमक सोडियम क्लोराइड को कहा जाता है। अब यहाँ पर देखिए क्लोरीन। क्लोरीन से क्या आपको क्वेश्चन पूछता है? यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। जल को शुद्ध करने के लिए, जल को शुद्ध करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो क्लोरीन का, जल को शुद्ध करने के लिए। क्वेश्चन एक जगह दिया है कि जब बाढ़ आती है, फ्लड आती है, तो बाढ़ में कीटाणु जीवाणु को मारने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। आगे आपका क्वेश्चन पूछता है कि फूल का रंग को उड़ाने के लिए, फूल का रंग को कौन उड़ा देती है? तो क्लोरीन गैस जो है फूल का रंग को उड़ा देती है, क्लोरीन गैस। फूल का रंग किस पर निर्भर करता है? तो एंथ्रोसाइनिन पर। फूल बनने में मदद कौन हार्मोन करता है? तो जिबरेलिन। फूल खिलाने वाला हार्मोन किसको कहते हैं? तो फ्लोरिजेंस को कहते हैं, फूल खिलाने वाला हार्मोन। इसको आप दिमाग में रखिए। ब्रोमीन को बारे में हम बता दिए कि ब्रोमीन एक ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में रहता है। गैलियम और सीजियम एक ऐसा धातु है जो हथेली पर पिघल जाता है। सौर ऊर्जा के प्लेट में सीजियम होती है, सीजियम। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक कौन होती है? फ्लोरीन। सबसे अधिक विद्युत धनात्मक, यहाँ पर फंस जाइएगा तो सीजियम होगा। इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक किसकी होती है? तो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक किसकी होती है? तो सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी होती है? तो क्लोरीन की होती है। अब नेक्स्ट नंबर हम लोग जो है देखेंगे, रक्त में कौन सा पाया जाता है? धनावेशित, ऋणावेशित, उदासीन, कौन सा कण पाया जाता है? तो यहाँ पर दिमाग से, यहाँ पर देखिए, रक्त के बारे में बोलेंगे ना तो बोलते ही रह जाएंगे 4 घंटा लगातार, लेकिन यहाँ जो क्वेश्चन है उसका डिस्कशन देखिए। रक्त जो है, रक्त में एक हिपेरिन नामक तत्व पाई जाती है। रक्त में एक हिपेरिन नामक तत्व पाई जाती है। अब प्रश्न है कि हिपेरिन नामक तत्व का काम क्या होता है? हमारे शरीर के बाहर जब ब्लड निकलती है तो बाहर जमता है, शरीर के अंदर ब्लड नहीं जमता है। हिपेरिन नामक तत्व की मौजूदगी के कारण ही शरीर के अंदर ब्लड नहीं जमता है। ये हिपेरिन जो होता है, हिपेरिन जो होता है यह ऋणात्मक होती है, ऋणावेश होती है, इसलिए हमारा ब्लड जो होती है से ऋणावेश होती है, ऋणावेश होती है। लेकिन हीमोग्लोबिन, रक्त का रंग लाल किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण, HB। तो हीमोग्लोबिन जो होती है से धनात्मक होती है, यानी कि धनावेशित कौन होता है? तो हीमोग्लोबिन, HB। क्यों होता है हीमोग्लोबिन धनात्मक? हीमोग्लोबिन में लोहा पाई जाती है और लोहा पर प्लस होता है, दिमाग में लाइएगा। तो हीमोग्लोबिन होता है धनात्मक, अरे रक्त जो होता है से ऋणात्मक होता है, ऋणावेशित होता है। क्यों? क्योंकि इसमें हिपेरिन नामक तत्व पाई जाती है। हिपेरिन नामक तत्व का क्या कार्य है कि हमारे शरीर में रक्त को, थक्का को नहीं जमने देता है। हीमोग्लोबिन धनावेशित क्यों होता है? क्योंकि उसमें लोहा होती है, लोहा होती है। और हीमोग्लोबिन के कारण ब्लड का रंग जो है रेड होती है। कॉकरोच का रक्त जो है कैसा होता है? तो व्हाइट होती है। किसके कारण होती है? तो हीमोलिम्फ के कारण। ऑक्टोपस का रक्त का रंग कैसा होता है? तो नीला होता है। वह किसके कारण होता है? तो हीमोसाइनिन के कारण होता है, हीमोसाइनिन के कारण होता है, हीमोसाइनिन के कारण होता है। अब नेक्स्ट नंबर देखेंगे, खाने का नमक किससे बना होता है? अभी हम बताएं
कि जो खाने का नमक होता है वह सोडियम क्लोराइड होता है। खाने का जो नमक होता है वह सोडियम क्लोराइड होता है, NaCl होता है। Na पर प्लस है, Cl पर माइनस है। तो सबसे पहले इससे यह क्वेश्चन बन गया कि खाने का नमक धनात्मक और ऋणात्मक से बना होता है। खाने का जो नमक होता है वह धनात्मक और ऋणात्मक से बना होता है, खाने का नमक होता है। यह NaCl, ये सोडियम और क्लोरीन जो दोनों जो होता है वह अम्ल और क्षार होता है, अम्ल और क्षार होता है। तो कौन कौन अम्ल क्षार है? मजबूत अम्ल, मजबूत क्षार होता है। यानी कि प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल, प्रबल जो है क्षार होता है। तो खाने का नमक है प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार, मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार। इसका आंसर हो जाएगा मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार। ये सब जो है आपको इसी तरह से दिया हुआ है, मजबूत अम्ल, मजबूत क्षार। खाने का नमक मजबूत अम्ल, मजबूत क्षार। अब यहाँ पर ध्यान से समझिए, सोडियम क्लोराइड NaCl, Na पर प्लस Cl पर माइनस, धनात्मक और ऋणात्मक से बना है। अब प्रबल अम्ल प्रबल क्षार से बना है। सोडियम क्लोराइड NaCl होता है। सोडियम क्लोराइड NaCl पिघल जाता है मैग्नीशियम क्लोराइड की उपस्थिति के कारण, माइंड में रखिएगा। आयोडीन युक्त नमक में पोटेशियम आयोडाइड होता है। ध्यान से समझिए, आयोडीन जो युक्त जो नमक होता है पोटेशियम आयोडाइड होता है, और खाने वाला जो नमक होता है मैग्नीशियम क्लोराइड होता है, जिसके कारण जो है वह पिघल जाता है। अब नेक्स्ट नंबर जो है देखिएगा, नेक्स्ट नंबर देखिएगा, पोटास फिटकिरी का जलीय विलयन होता है। तो यहाँ पर ये जो है समझिए कि इसको पोटास एलम बोलिए या पोटास फिटकरी बोलिए, फिटकरी बोलिए। फिटकरी को ही एलम कहा जाता है अंग्रेजी में, इसको दिमाग में रखिए। और यह पोटास एलम या पोटास जो फिटकरी होता है वह होता है पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट। पोटेशियम एल्युमिनियम, इसका रासायनिक नाम जो होता है पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट होता है। पोटास एलम या पोटास फिटकिरी इसको बोलिए, पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट होता है। नंबर वन बात, इसका रासायनिक नाम हो गया। यह कैसा लवण होता है? तो द्विक लवण होता है, द्विक लवण होता है। इसको दिमाग, एक लवण नहीं, द्विक लवण होता है। यहाँ पॉइंट को समझिए, फिटकिरी को ही पोटास एलम या पोटास फिटकिरी कहा जाता है। बात को समझिएगा, फिटकिरी को ही अंग्रेजी में एलम बोलते हैं। फिटकिरी का रासायनिक नाम क्या आता है? पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट है। अब पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट कैसा लवण है? एक लवण के द्विक लवण, तो द्विक लवण है। पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट का फार्मूला क्या होता है? तो K2SO4 इंटू Al2SO4 इंटू 324H2O। यहाँ दिमाग में रखिएगा, K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल 3 इंटू 24H2O। इसका जो है रासायनिक जो है सूत्र होता है, रासायनिक नाम पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट होता है। यह द्विक लवण है। इसका जो pH वैल्यू होता है, इसका जो pH वैल्यू होता है फिटकिरी का, वह 3 से 4.5 होता है। तो अब हमको एक बात बताओ कि फिटकिरी का pH हो गया 3 से 4.5, तो इस 7 से कम हुआ कि अधिक जी? 7 से कम हुआ, तो 7 से कम होने पर क्या होता है? अम्लीय। तो पोटास का क्या हो गया? अम्लीय हो गया। क्षारीय का pH मान 7 से क्या होता है? 7 से अधिक होता है क्षारीय। जैसे में ब्लड का pH मान कितना होता है ब्लड का? तो 7.4, 7 से अधिक है तो क्षारीय है। समुद्र का जल का pH मान 8.4 तब क्षारीय है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का pH मान, यानी कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान कितना होता है? तो 10.5 होता है। ये सब जो है क्षारीय होता है। और जल का, साधारण जल का pH मान 7 होता है, तो यह उदासीन होता है। नमक का pH मान 7 होता है, यह उदासीन होता है। अब ब्लड का pH मान 7.4, अब आंसू का भी pH मान होता है 7.4, यह होता है, ऐसे क्षारीय होता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट नंबर जो है देखिए, वृद्धि हार्मोन उत्सर्जन होता है। वृद्धि हार्मोन बोलते हैं एसटीएच हार्मोन को, वृद्धि हार्मोन बोलते हैं। सोमेटोट्रोपिक हार्मोन बोलते हैं। यह जिस व्यक्ति में यह हार्मोन कम रहेगा लंबाई में कमी होगा, और जिस व्यक्ति में एसटीएच हार्मोन की अधिकता होगी उसकी लंबाई में वृद्धि होगी। तो यह एक ग्रंथि से निकलती है जिसका नाम है पीयूष ग्रंथि। इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं पिट्यूटरी, इसी को अंग्रेजी में कहा जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड्स, यानी कि पीयूष ग्रंथि को ही अंग्रेजी में कहा जाता है
पिट्यूटरी ग्लैंड्स कहा जाता है, जो कहाँ स्थित होती है, यहाँ देखो, यहाँ पर गला यहाँ पर स्थित होती है। इसका वजन होता है 0.6 ग्राम। पूरे शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि है। इसको मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। मास्टर ग्रंथि इसलिए कहा जाता है कि सभी ग्रंथियों को कंट्रोल करता है, लेकिन इसको भी कंट्रोल कोई करने वाला है, यानी कि मास्टरों का मास्टर, सुपर मास्टर। मास्टर ग्रंथि पीयूष ग्रंथि, लेकिन सुपर मास्टर ग्रंथि जो होता है उसको हाइपोथैलेमस को कहा जाता है। तो वृद्धि हार्मोन का उत्सर्जन कौन ग्रंथि से हो गया? पीयूष ग्रंथि से हो गया। अब यहाँ पर देखिए अग्नाशय, ये युक्त नहीं है, यहाँ पर यकृत है, यकृत है। तो यहाँ पर यकृत देखिए, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन हो गया? तो मानव शरीर में सबसे बड़े ग्रंथि होता है से यकृत होता है। वजन जो है यकृत का कितना हो गया? तो 1.5 से 2 kg इसका वजन होता है। जब कोई व्यक्ति जहर खाता है उसका जमाव कहाँ होता है? तो लीवर में उसका जो है जमाव होता है। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो लीवर है। लीवर जो है सबसे बड़ी ग्रंथि है। सबसे भारी अंग कौन है? तो लीवर जो है सबसे भारी अंग है। इसको दिमाग में रखिएगा। सबसे बड़ा अंग कौन है? तो सबसे बड़ा अंग आंतरिक भाग में लीवर है, लेकिन सबसे बड़ा अंग बाहरी भाग में त्वचा है। देखो कैसे क्वेश्चन आपको मिस्टेक हो जाएगा। सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर, लीवर का वजन 1.5 से 2 kg। जहर जो व्यक्ति खाता है उसका जमाव होता है लीवर में। सबसे भारी अंग कौन है? तो लीवर। सबसे बड़ा अंग कौन है? तो लीवर। तो सबसे बड़ा अंग हम बोल रहे होंगे तो दिमाग में आ रहा होगा कि हम तो त्वचा पर हैं, स्किन पर हैं। सही पर हैं आप। बाहरी भाग में है सबसे त्वचा, बाहरी अंग, लेकिन आंतरिक भाग में जो सबसे बड़ा अंग है वह जो है लीवर होता है। अब यहाँ पर देखिए अग्नाशय के विषय में। अब अग्नाशय के विषय में देखिए, अग्नाशय मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो लीवर है। मानव शरीर की सबसे दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो अग्नाशय है। अग्नाशय का वजन कितना होता है? तो 100 ग्राम। अग्नाशय का निर्माण कितने कोशिका से? तो अल्फा बीटा गामा कोशिका से होती है। जो इंसुलिन है ना, इंसुलिन एक हार्मोन भी है, इंसुलिन एक प्रोटीन भी है। दिमाग में रखिएगा, इंसुलिन को हार्मोन भी कहा जाता है, प्रोटीन भी कहा जाता है। 1921 ईस्वी में बेटिंग एवं बेस्ट ने खोज किया था। जब हमारे शरीर में इंसुलिन की कमी होती है तो डायबिटीज बीमारी होती है, और जब हमारे शरीर में इंसुलिन की अधिकता होती है तो हाइपोग्लाइसीमिया नामक बीमारी होती है। इंसुलिन शर्करा को नियंत्रित करती है। तो इंसुलिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो डायबिटीज। तो इंसुलिन का उत्सर्जन कहाँ से होता है? तो इंसुलिन का जो उत्सर्जन होता है वह अग्नाशय ग्रंथि से इंसुलिन का उत्सर्जन होता है। अग्नाशय ग्रंथि की किस कोशिका से? तो बीटा कोशिका से। तो आपका प्रश्न दे देगा कि इंसुलिन की उत्पत्ति कौन ग्रंथि से होती है? तो अग्नाशय से, लेकिन किस कोशिका से होती है? तो बीटा कोशिका से होती है। तो यकृत हो गया, अग्नाशय हो गया। एड्रिनल ग्रंथि देखिए, एड्रिनल ग्रंथि के विषय में देखिए कि एड्रिनल ग्रंथि क्या कहता है से देखिए। एड्रिनल ग्रंथि को ही अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं। एड्रिनल ग्रंथि को ही अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं। आप प्रश्न देगा कि आपातकालीन हार्मोन किससे निकलता है? तो एड्रिनल ग्रंथि से। लरो या उरो हार्मोन किससे निकलता है? तो एड्रिनल हार्मोन को बोलते हैं लरो या उरो। उत्तेजित करने के लिए, गुस्सा दिलाने के लिए कौन सा हार्मोन सहायक होता है? तो एड्रिनल या अधिवृक्क ग्रंथि। हमारे शरीर में ब्लड प्रेशर को, रक्तदाब को कंट्रोल कौन करता है? तो एड्रिनल ग्रंथि। एड्रिनल ग्रंथि से इतना सारा क्वेश्चन है। आपातकालीन हार्मोन किसको कहते हैं? तो एड्रिनल हार्मोन को। लरो या उरो हार्मोन किसको कहते हैं? तो एड्रिनल हार्मोन को। यानी कि इसको ऐसे समझिए कि जब किसी से आप झगड़ा कर देते हैं तो झगड़ा करने के बाद होता क्या है कि ब्लड प्रेशर आपका कम अधिक होने लगता है। अब उसको कौन कंट्रोल करता है? तो अधिवृक्क ग्रंथि या एड्रिनल ग्रंथि कंट्रोल करता है। एड्रिनल ग्रंथि जो कंट्रोल करता है तो एड्रिनल ग्रंथि से एक हार्मोन निकलता है एड्रिनल। तो हम लोग गुस्सा में कहते हैं कि भाग जाएंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। कोई हमको या आपको गलती नहीं होता है, यह सभी हार्मोनमा के गलती है, हार्मोनमा के। ये कहता है कि लड़ो या उड़ो, ये निकलता है ना अंदर से, तो कहता है कि तू अभी लड़ो ना तो उड़ जाओ, तो सब लड़ने लाके परेशान हो जाता है। इसलिए जब कोई आदमी गुस्सा में रहे तो उसको दबोच के रखो, इतना ना दबोच दो कि वो चल ही जाए, उसको दबोच को रखो। इसलिए उसका गलती नहीं है, हार्मोन का गलती है। गुस्सा, उत्तेजित सब एड्रिनल हार्मोन का है, क्योंकि यह ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। अब आगे जो है पॉइंट को जो है देखिए, मनुष्य का ब्लड प्रेशर होता है तो ब्लड प्रेशर बीपी
ब्लड प्रेशर या रक्तदाब बोलते हैं। तो ब्लड प्रेशर को मापने वाला यंत्र को स्फिग्मोमैनोमीटर कहा जाता है। स्फिग्मोमैनोमीटर, ब्लड प्रेशर मापने वाले यंत्र को स्फिग्मोमैनोमीटर कहा जाता है। और धड़कन मापने वाले यंत्र को स्टेथोस्कोप कहते हैं। और गति मापने वाले यंत्र को ईसीजी कहते हैं। और ईईजी मस्तिष्क को, ईईजी जब मस्तिष्क में कोई विकृति होती है तो ईईजी मस्तिष्क होता है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ, और ईसीजी होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि मनुष्य का रक्तचाप होता है तो जो बीपी होता है वह 120/80 होता है। एमएम और एमएम 120/80 होता है, दिमाग में रखिएगा। एमएम और एचजी होता है, दिमाग में रखिएगा। एमएम मिलीमीटर, एचजी का मतलब हुआ पारा, एचजी का मतलब जो हुआ से पारा हो गया, मिलीमीटर और एचजी पारा। तो ध्यान से समझिएगा, ए वाला एमएम और एचजी उल्टा सीधा दे देगा, इसलिए हमेशा दिमाग में रखिए कि 120/80 हम लोग याद कर ही रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यह किस में मापा जाता है? तो एमएम/एचजी, एमएम और एचजी में मापा जाता है 120/80। और जिस व्यक्ति को ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है उसको बोलते हैं हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन बोलते हैं। और घटा हुआ ब्लड प्रेशर जिसको रहता है उसको बोलते हैं हाइपोटेंशन। बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर को हाइपरटेंशन, घटा हुआ ब्लड प्रेशर को हाइपोटेंशन कहते हैं। 120/120 को क्या बोलते हैं? तो 120 को बोलते हैं सिस्टोल, सिस्टोल। 80 को क्या बोलते हैं? 80 को बोलते हैं डायोस्टोल। सिस्टोल को हिंदी में क्या बोलते हैं? सिस्टोल को हिंदी में परंकुंचन बोलते हैं। डायोस्टोल को 80 को क्या बोलते हैं? 80 को बोलते हैं अनुशीथलन बोलते हैं, 80 को अनुशीथलन बोलते हैं। और एक परंकुंचन और एक अनुशीथलन को मिलाकर एक हृदय का धड़कन का भी निर्माण होती है। अब परंकुंचन और अनुशीथलन को मिलाकर यानी कि सिस्टोलिक और डायोस्टोलिक को मिलाकर एक ब्लड प्रेशर भी बनता है, यानी कि हृदय का धड़कन ही ब्लड प्रेशर है, दिमाग में रखिएगा। हृदय का धड़कन का आवाज लपडप लपडप, 1 मिनट में हृदय का धड़कन 70 से 72 बार, 1 मिनट में पल्स का रेट 70 से 72 बार। लेकिन जब कोई भ्रूण अवस्था में होता है, यानी कि जब गर्भ में कोई बच्चा बनना शुरू होता है, तो उस समय उसका हृदय का धड़कन, जब हृदय का जब धड़कन प्रारंभ होता है तो 1 मिनट में 150 बार होती है। इसको आप दिमाग में रखिएगा। आज 1 मिनट में ब्लड जो होता है 1 मिनट में, सॉरी, जब एक बार धड़कन धड़कता है तो कितना ब्लड पंप करता है? तो 70 मिलीलीटर रक्त जो है पंप करता है एक बार जब धड़कन धड़कता है। तो ये ब्लड प्रेशर आपका हो गया। 120 को सिस्टोलिक बोलते हैं, 80 को डायोस्टोलिक बोलते हैं। एमएम और एचजी, एचजी का मतलब हुआ पारा, पारा को बोलता है क्यूबिक सिल्वर, तिरप चांदी, या सुचालक होता है टेम्परेचर का। तब ना देखते हैं ब्लड प्रेशर मापने वाला रहता है, इसे जब मरता है फुच फुच तो परवा जो ऊपर चढ़ता है नीचे आता है तो पारा ना होता है, जो मरकरी ना, उसी से ना मापा जाता है जी। आज जिस व्यक्ति को ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है हाइपरटेंशन, और घटा हुआ रहता है उसको क्या बोलते हैं? हाइपोटेंशन बोलते हैं। किस विटामिन को हार्मोन कहा जाता है? यहाँ पर देखिए, विटामिन ए जो है, विटामिन ए का रासायनिक नाम हो गया रेटिनॉल। अब विटामिन ए एकमात्र ऐसा विटामिन है जो हमारे शरीर में रोगों से सुरक्षा करती है। गाजर हो गया, पका आम हो गया, सेब हो गया, सब में जो है विटामिन ए पाई जाती है। विटामिन ए से जीरोपैथेल्मिया नामक बीमारी होती है। जीरोपैथेल्मिया क्या होता है कि आंख का आंतरिक भाग सूख जाती है। आंख से जितना भी बीमारी है सब विटामिन ए होता है, इसीलिए गाजर खाना चाहिए। आज जीरोपैथेल्मिया नामक बीमारी, जीरोपैथेल्मिया न देकर दे देगा शुष्का विक्षेप नामक बीमारी किसके कारण होता है? तो विटामिन ए के कारण होता है। रतौंधी जानते हैं जी? रतौंधी, रतौंधी जानते हैं? रतौंधी कौन विटामिन की कमी के कारण? कहूँ कि तोरा बतावे से पहले से जान लीजिए, विटामिन ए की कमी के कारण। और रतौंधी विकल्प में न दे तो बता क्या कर मुझे, तो इसी का अन्य नाम है निक्टोलोपिया, निक्टोलोपिया। देखिए, रतौंधी से जनरल क्वेश्चन को सिर्फ ना जानो, रिजल्ट नहीं आने वाला है। रतौंधी कौन विटामिन की कमी के कारण? तो विटामिन ए की कमी के कारण। रतौंधी का अन्य नाम क्या है? तो निक्टोलोपिया। और जब रतौंधी होती है तो आंख प्रभावित होती है, कौन नहीं जानता है। लेकिन आंख का कौन सा भाग प्रभावित होती है? तो आंख का भाग प्रभावित होती है छर। विटामिन ए की कमी के कारण होता है रतौंधी, और रतौंधी का अन्य नाम है निक्टोलोपिया। और जब रतौंधी नामक बीमारी होती है तो क्या आंख का भाग प्रभावित होती है? छर प्रभावित होती है। अब यहाँ पर देखिए विटामिन सी, विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है स्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी एकमात्र ऐसा विटामिन है जो गर्म होने पर नष्ट हो जाता है। दूध और रोटी में कौन विटामिन नहीं पाई जाती है? तो सी की कमी से कौन सी बीमारी होता है? तो स्कर्वी। जितना भी खट्टा और तीता है, नींबू, संतरा, मिर्चा, उसका पत्नी मिर्ची, सब में पाया जाता है विटामिन सी। आई बात समझ में?
और यहाँ पर देखिए विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक बीमारी होती है। दूध और रोटी में विटामिन सी नहीं पाई जाती है, इसीलिए क्वेश्चन दे देता है कि यदि दूध और रोटी को आप अधिक दिनों तक सेवन करेंगे तो आप कौन रोग का शिकार हो जाएंगे, तो आप स्कर्वी रोग का शिकार हो जाएंगे। अब आइए यहाँ पर विटामिन डी। विटामिन डी क्या कहता है कि देखिए विटामिन डी, यहाँ विटामिन डी लिखिए, विटामिन डी, विटामिन डी, विटामिन डी के दो भाग में बांटिए, D2 और D3। खाली ये विटामिन डी याद रखे से काम नहीं चलेगा। विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का रासायनिक नाम है। अब विटामिन डी को ही हार्मोन कहा जाता है, हार्मोन, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा विटामिन डी। अब विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। अब विटामिन D2 का रासायनिक नाम है अर्गे कैल्सीफेरॉल। देखिए यह क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा हुआ था जी, अर्गे कैल्सीफेरॉल। अब D3 का नाम है कैलो कैल्सीफेरॉल, कैलो कैल्सीफेरॉल, यह विटामिन D3 का नाम है, अर्गे कैल्सीफेरॉल और कैलो कैल्सीफेरॉल। तो ये दोनों को कैसे याद रखिएगा, भूल जाइएगा। जब एग्जाम देने जाइएगा ना, 2-4 किलो मेकअप लगे देखिएगा ना तो भूल जाइएगा, इस चलते इसको दिमाग में रखिए। 3 आगे है कि 2 जी, बताइए 2, तो 2 आगे है, तो आगे है 2 तो अर्गे, आइए को बच गया कैलो, अर्गे कैल्सीफेरॉल और कैलो कैल्सी, ये दोनों में से कोई एगो याद हो गया, ऑटोमेटिक याद हो गया। इस विटामिन को कहा जाता है हार्मोन। मक्खन, सूरज का प्रकाश विटामिन डी का स्रोत है, जानते हैं। एक्चुअली में सूरज का प्रकाश में विटामिन डी नहीं होती है। सूरज का प्रकाश जब हमारे शरीर पर पड़ती है तो हमारे शरीर के अंदर खुद विटामिन डी का निर्माण करने वाले पदार्थ होते हैं, उसको यह जो है उत्प्रेरक का कार्य करता है विटामिन डी, तब जाके हमारे शरीर में विटामिन डी का निर्माण होती है। सूरज के प्रकाश में एक्चुअली में विटामिन डी नहीं होती है। विटामिन डी का निर्माण हमारे शरीर के अंदर स्वयं होती है। सूरज का प्रकाश उत्प्रेरक का कार्य करता है, मतलब वह सिर्फ बढ़ाने का काम करता है, बस। अब विटामिन B12 का रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालामिन, साइनोकोबालामिन। विटामिन B12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन, जो है विटामिन B12 का रासायनिक नाम होता है। B12 में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो कोबाल्ट नामक तत्व पाया जाता है। बच्चा के चॉकलेट में कौन विटामिन, तो विटामिन B12। या कौन सा तत्व पाया जाता है, तो कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन B12 का रंग कैसा होता है, तो विटामिन B12 का जो रंग होता है वह गुलाबी रंग का होता है। चावल को अधिक धोने पर कौन विटामिन नष्ट हो जाता है, तो विटामिन B1। पॉलिश किया हुआ चावल से विटामिन B1 या थायमिन नष्ट हो जाता है। लेकिन प्रश्न देगा कि गोल्डन राइस में कौन विटामिन, तो ए। या सुनहरा चावल में कौन विटामिन, तो ए पाए जाते हैं। पोलियो का टीका में ए, कोरोना के टीका में ए, कितना जानिएगा, जानिए। अब यहाँ पर देखिए कौन सी गैस से वजह से अम्ल वर्षा होता है। देखिए शुद्ध जल, शुद्ध जल किसको बोलते हैं, जानते हैं, वर्षा का जल। कोई कह रहे होंगे कि ना जी हम अशुद्ध जल देखे हैं, दोनों सही है, दोनों दोनों में से कोई एक विकल्प रहेगा तो आंसर हो जाएगा। तो ये जो वर्षा का जल है बाबू, वर्षा का जल, तो वर्षा का जल का पीएच मान यदि 5.6 से यदि कम हो जाता है, 5.5 से कम होने पर दंत का क्षयप्रारंभ होता है, दिमाग में रखो। अब 5.6 से यदि वर्षा का जल यदि कम हो जाता है तो उसको बोलते हैं अम्लीय वर्षा, अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा में क्या होता है, तो SO2 और NO2 सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड होती है अम्लीय वर्षा में, दिमाग में रखिएगा। अम्लीय वर्षा की खोज किसने किया, तो अम्लीय वर्षा जो शब्द है इसका प्रयोग किया था एंगस स्मिथ ने। अम्लीय वर्षा जो वर्ड है एंगस स्मिथ ने इसका प्रयोग किया था। अम्लीय वर्षा SO2 और NO2, जब वर्षा के जल में जब SO2 और NO2 मिलकर जब पृथ्वी पर गिरती है तो अम्लीय वर्षा उसको कहते हैं। SO2 और NO2, तो SO2 और NO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड, इसको दिमाग में रखिएगा। नाइट्रोजन बता चुके पीछे, कार्बन डाइऑक्साइड बता चुके, कार्बन मोनोऑक्साइड CO देखिए, CO किसको बोलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड एक विषैली गैस है, विषैली गैस है। कार्बन मोनोऑक्साइड गाड़ी की धुआं में, गाड़ी के धुआं से कौन सा गैस उत्सर्जित होती है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड। और कोयला के अपूर्ण दहन से, पूर्ण दहन से नहीं, कोयला के अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड से मस्तिष्क प्रभावित होती है, मस्तिष्क। क्वेश्चन दे देगा, नहीं छूटेगा, क्योंकि हम कुंज बिहारी वाले हैं। अब यहाँ जो है ध्यान से देखिए, डीएनए में कौन सा यौगिक एमिनो एसिड नहीं बनाता है, तो यहाँ पर देखिए डीएनए और आरएनए। तो डीएनए और आरएनए, डीएनए आनुवंशिक इकाई है, आरएनए प्रोटीन का संश्लेषण करता है। डीएनए का फुल नेम है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड,
और राइबोज न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड और राइबोज न्यूक्लिक एसिड, इसका फुल नेम होता है। डीएनए की खोज 1953 में वाटसन एवं क्रिक ने किया था, इसको आप माइंड में रखिएगा। तो डीएनए जो होता है ए टी जी सी, ए से एडेनिन, टी से थाइमिन, जी से गुआनिन और सी से साइटोनिन, यानी कि डीएनए में 4 प्रकार का पाया जाता है एमिनो एसिड। इसमें भी होता है, इसमें जो है थाइमिन के स्थान पर सिर्फ यूरेसिल आ जाता है, यही क्वेश्चन सबसे ज्यादा फेमस पूछता है कि निम्नलिखित में से डीएनए में एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन और साइटोनिन, लेकिन आरएनए में थाइमिन का स्थान पर यूरेसिल आ गया, अब बाकी सब ये सब के सब जो है हो गया। डीएनए का जांच केंद्र कहाँ है? तो हैदराबाद में। वन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो देहरादून में। ये दोनों क्वेश्चन ज्यादा पूछता है। जब कोई व्यक्ति बच्चा खो जाता है तो उसका डीएनए ही जांच करवाया जाता है, कहाँ? तो हैदराबाद में जांच करवाया जाता है। और डीएनए की खोज 1953 में वाटसन एवं क्रिक ने किया। तो एडेनिन, गुआनिन और साइटोनिन यह जो है एमिनो एसिड जो है बनाता है, लेकिन टायरोसिन एमिनो एसिड नहीं बनाता है। टायरोसिन, इसको दिमाग में रखिएगा। डीएनए में जो 4 पाया जाता है, 4 प्रकार का, एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोनिन, ये 4 जो यौगिक है यह बनाता है एमिनो एसिड, टायरोसिन नहीं बनाता है। आरएनए में भी 4 प्रकार का पाया जाता है। थाइमिन का स्थान पर होता है यूरेसिल, ये दोनों जुड़ा हुआ रहता है द्विबंधन से, और ये दोनों जुड़ा हुआ रहता है त्रिबंधन से। इसको आप माइंड में जो है नोट कर लीजिएगा। डीएनए में डीऑक्सी राइबोज नामक शर्करा पाई जाती है, और आरएनए में राइबोज नामक शर्करा पाई जाती है। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट जो है देखिए, डीएनए में मौजूद शर्करा होती है। अभी तुरंत इसके पहले बताए कि डीएनए का फुल नाम होता है डीऑक्सी राइबोज। देखिए डीएनए का आरएनए, इसको दिमाग में रखिए। तो डीएनए का फुल नाम हुआ डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, इसका फुल नेम हो गया राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो राइबोज और डीऑक्सी राइबोज, ये जो शुरू वाला इसका फुल नेम हुआ ना जी, डीऑक्सी राइबोज और राइबोज। तो यहाँ क्या कह रहा है? डीएनए में कौन सा, तो शुरू वाला क्या है? डीऑक्सी राइबोज। तो यहाँ कहाँ लिखा हुआ है? डीऑक्सी राइबोज। तो ये आंसर हो जाएगा। यदि डीएनए के जगह पर यदि आरएनए क्वेश्चन रहता कि आरएनए में कौन सा शर्करा पाई जाती है, तो आरएनए का शुरू में क्या है? आर से क्या हो गया? राइबोज। तो यहाँ पर राइबोज जो है यह आरएनए में पाई जाती है, राइबोज। ये जो है डीएनए का में शर्करा पाई जाती है। ग्लूकोज C6H12O6, यानी कि यह ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज जब हम लोग सेवन करते हैं तो किस रूप में सेवन करते हैं? तो ग्लाइकोजन के रूप में सेवन करते हैं। इसको बात को आप लोग की समझ में आ गया। C6H12O6 CHO कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर कार्बोहाइड्रेट बनता है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर वसा बनता है, और कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलकर प्रोटीन का निर्माण होता है। तो C6O6 अब बीच में लगा दीजिए 12, तो यह ग्लूकोज का जो है सूत्र हो गया। और जब हम लोग ग्लूकोज का सेवन करते हैं, देखिए पेड़ पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट रूप में ग्रहण करता है, अब हम लोग ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में सेवन करते हैं। पूछता है फ्रक्टोज सबसे मीठा कौन है? तो फ्रक्टोज। सबसे मीठापन कौन है? तो फ्रक्टोज। शहद में क्या पाई जाती है? तो शहद में पाई जाती है फ्रक्टोज। आ गई बात समझ में? गन्ना का रासायनिक नाम क्या है? तो सुक्रोज। चीनी में क्या पाई जाती है? तो सुक्रोज। और चीनी को चीज से प्राप्त होता है? गन्ना से, इसलिए गन्ना का रासायनिक नाम क्या है? तो सुक्रोज है। अब यहाँ पर देखिए लाइकेन मिश्रित जीव है। लाइकेन जो बना होता है, यहाँ पर ध्यान से समझिए, ये जो लाइकेन बना होता है, यह लाइकेन बना होता है शैवाल और कवक से। शैवाल और कवक से लाइकेन बना होता है, और यह दोनों में जो होता है सहजीवी संबंध होता है, या इसी को बोलते हैं हेलोटिज्म। कहीं कहीं आप विकल्प में देखे होंगे हेलोटिज्म सहजीवी संबंध होता है। कवक जो है खनिज लवण देता है, पानी देता है, और शैवाल इसके बदले में प्रकाश संश्लेषण करके भोजन बनाता है, इसलिए दोनों में सहजीवी संबंध है। यानी कि लाइकेन का जो निर्माण होता है शैवाल और कवक से होता है। लाइकेन का अध्ययन क्या कहलाता है? तो लाइकेनोलॉजी।
लाइकेन का अध्ययन क्या कहलाता है? तो लाइकेनोलॉजी। लिटमस की प्राप्ति किससे होती है? तो लाइकेन से प्राप्ति होती है। और लाइकेन का अध्ययन क्या कहलाता है? तो लाइकेनोलॉजी। सवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी, कवक का अध्ययन माइकोलॉजी, बैक्टीरिया का अध्ययन बैक्टीरियोलॉजी, वायरस का अध्ययन वायरोलॉजी, स्वप्न का अध्ययन एनरोलॉजी, सौंदर्य का अध्ययन कैलोलॉजी, वृद्धावस्था के अध्ययन जेरेंटोलॉजी, पुराने सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है, सांप का अध्ययन सर्पेटोलॉजी कहलाता है, पक्षी का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी कहलाता है, और जितने भी सरीसृप का अध्ययन होता है हर्पेटोलॉजी। लेकिन हेपेटोलॉजी में लीवर का अध्ययन होता है। अब यहाँ पर दिमाग में रखिए, सबका बता चुके अध्ययन। अब यहाँ पर जो है देखिए, कवक का कोशिका भित्ति किसका बना होता है? काइटिन का बना होता है। जीवाणु का कोशिका भित्ति किसका बना होता है? पेप्टिडोग्लिकेन का बना होता है। पेड़ पौधे का जो ऊपरी छाल होता है वह क्या होता है? सेल वाल होता है। वह जंतु पादप कोशिका में होता है, जंतु कोशिका में सेल वाल नहीं होती है। सेल वाल का निर्माण किससे होता है? तो सेलुलोज से। सेलुलोज का शुद्ध रूप क्या होता है? तो कागज। लेकिन सेलुलोज सबसे अधिक किसमें पाई जाती है? लकड़ी में। कितना पढ़िएगा, पढ़िए ना जी। अब यहाँ पर देखिए, सेब के फल में लाली का कारण क्या है? तो लाली का कारण है एंथ्रोसाइनिन। यानी कि बताए थे कि जो फूल का रंग होता है, फल का रंग होता है, फूल और जो फल का रंग होता है, फूल और जो फल का रंग होता है वह एंथ्रोसाइनिन पर निर्भर करता है। लाइकोपिन के कारण टमाटर का रंग लाल होता है, और कैरोटीन के कारण गाजर का रंग लाल होता है, और गाय का दूध पीला होता है। गाय का दूध पीला, गाय का दूध पीला और गाजर का रंग पीला, यह होता है कैरोटीन के कारण होता है। अब भैंस का दूध उजला केसिन के कारण, आदमी का रंग काला मेलानिन के कारण। अब आदमी के शरीर में मेलानिन की कमी होता है तो गोरा होता है, अब मेलानिन का जमा होता है तो तिल का निर्माण होता है। इसको आप दिमाग में रखिएगा। ये जेंथोफिल जो होता है, जेंथोफिल जो है पीला रंग से प्रभावित होती है। जेंथोफिल जो होता है यह पीला रंग से प्रभावित होती है। चुकंदर का रंग किसके कारण होता है? तो चुकंदर का रंग जो होता है वह विटामिन के कारण होता है, चुकंदर का रंग। और टमाटर का रंग जो है लाइकोपिन के कारण होता है, लाइकोपिन के कारण चुकंदर का रंग होता है। एक बात बताइए, टमाटर का रंग लाल, लाइकोपिन। लेकिन टमाटर कभी कभी कोई टमाटर देखे होंगे कि फट जाता है, बोरॉन तत्व की कमी के कारण टमाटर जो है फट जाता है। अब फूल और फल का रंग किस पर निर्भर करता है? तो एंथ्रोसाइनिन पर निर्भर करता है। गाय का दूध पीला कैरोटीन, भैंस का दूध उजला केसिन के कारण होता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट को समझिए, सर्पों के विषय में अध्ययन कहलाता है। अभी हम बता रहे थे पूरा अध्ययन लगातार जो बोल रहे थे, तो सांप का अध्ययन कहलाता है सर्पेटोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी में क्या होता है? तो पक्षी का अध्ययन होता है। हर्पेटोलॉजी में क्या होता है? तो सरीसृप का अध्ययन होता है, सरीसृप का अध्ययन होता है हर्पेटोलॉजी में। और ये हर्पेटोलॉजी नहीं देकर ऐसे दे देगा, देखो हेपेटोलॉजी, हेपेटोलॉजी दे देगा, तब क्या कीजिएगा? तो हेपेटोलॉजी में यकृत संबंधी अध्ययन हेपेटोलॉजी में होता है, इसको आप दिमाग में रखिएगा। और ऑर्निथोलॉजी में पक्षी का अध्ययन, सर्पेटोलॉजी में सांप का अध्ययन होता है, सांप का अध्ययन होता है। मछली का अध्ययन एक्थोबोलॉजी, मछली पालन का अध्ययन पिसीकल्चर होता है, पिसीकल्चर होता है। इसको आप दिमाग में रखिए। बहुत सारे पॉइंट है, सब पॉइंट जो है डिस्कशन कर दिए हैं। अब यहाँ पर देखिए डायलिसिस का संबंध होता है। तो डायलिसिस जो है, जैसे में देखिए, ये आपका है किडनी, अंग्रेजी में बोलते हैं किडनी, हिंदी में बोलते हैं ब्रिक, ब्रिक। किसी भी व्यक्ति का 2 किडनी होता है, ये तो आप जानते हैं, दिमाग में रखिएगा। बायां जो किडनी होता है कुछ ऊपर उठा हुआ रहता है, बाएं साइड का जो किडनी होता है दाएं साइड के हल्का नीचे एक कुछ ऊपर उठा हुआ रहता है, यानी कि 2 किडनी होता है। इसका आकार होता है सेम के बीज आकार का। सेम के सब्जी खाए हैं, बिच्चा, तो सेम के बीज आकार का होता है। वजन जो होता है 140 ग्राम होता है, दिमाग में रखिएगा। इसकी चौड़ाई जो होती है लगभग 5 सेंटीमीटर होती है। इसकी लंबाई जो होती है लगभग जो है 10 सेंटीमीटर होती है। यह जो किडनी जो बना होता है यह नेफ्रॉन से बना होता है, नेफ्रॉन से, यानी कि किडनी जिन छोटी छोटी इकाइयों का बना होता है उसको जो नेफ्रॉन बोलते हैं। किडनी का काम क्या होता है कि हमारे शरीर में जो हम लोग भोजन करते हैं उससे जो अपशिष्ट पदार्थ जो मिलता है, यूरिया, नाइट्रोजन वगैरह जो अपशिष्ट पदार्थ जो मिलता है, ध्यान से समझिएगा, ब्लड में जाकर मिल जाता है, उसको छानने का काम करता है किडनी। चाय पीला है, चाय, चाय पिए हैं, चाय को छानते हैं ना, कोई चीज़ से छानते हैं, चाय छन्नी से, एकदम जस्ट लाख छन्नी का काम करता है ब्रिक, यानी कि रक्त में से यूरिया को छान लेता है। और जब यह बंद कर देता है छानना तो पूरे बॉडी में जो है फैलने लगता है, तब हम लोग बोलते हैं कि किडनी खराब होते जा रहा है।
इसको आप दिमाग में रखिएगा। तो जब किडनी जब खराब हो जाता है, दोनों किडनी जब कार्य करना बंद कर देता है, दिमाग में रखिएगा, तो डायलिसिस होती है, डायलिसिस होती है। डायलिसिस को कहा जाता है अपोहन। तो आपका प्रश्न जो है पूछता है कि डायलिसिस या अपोहन, डायलिसिस अंग्रेजी वर्ड है, हिंदी में इसको बोलते हैं अपोहन। तो डायलिसिस प्रक्रिया के द्वारा क्या होता है कि जो घोल होता है, घोल एक तरफ, दो गो पाइप होता है, एक तरफ रक्त का प्रवाह होता है, एक तरफ घोल का प्रवाह होता है। ये डायलिसिस में, यानी कि डायलिसिस जब होता है तो समझिए कि जो ओरिजिनल किडनी है वो खराब हो गया है, तो यह आर्टिफिशियल किडनी का काम कर रहा है, कृत्रिम किडनी का काम कर रहा है। ब्रिक जो है यह कृत्रिम किडनी का काम कर रहा है, कृत्रिम किडनी का काम कर रहा है डायलिसिस या अपोहन। तो डायलिसिस किससे संबंधित है? किडनी से, ब्रिक से। यकृत के बारे में बता चुके, किडनी से संबंधित है अपोहन या डायलिसिस। डायलिसिस प्रक्रिया में क्या होता है कि जो घोल होता है वह अर्ध परागमय झिल्ली के द्वारा एक तरफ से रक्त जाता है, दूसरे तरफ से जो है वह लिक्विड जो है आता है। इसको दिमाग में रखिएगा, वह एक अर्ध परागमय झिल्ली के माध्यम से होता है। अब यहाँ पर ध्यान से समझिए। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग जो किडनी के बारे में एक विशेष पॉइंट बनाएंगे, उसको आप देखिएगा। इसका जो बाहरी एक कोर्टेक्स होता है, एक मेंडुला होता है। किडनी का निर्माण कोर्टेक्स और मेंडुला से होता है। बाहरी सतह कोर्टेक्स, अंदर में जो होता है उसको जो है मेंडुला कहा जाता है। अब यहाँ पर देखिए, यह आपका आंख है। आंख किस लेंस की भांति कार्य करती है? तो उत्तल लेंस। पानी में वायु का बुलबुला अवतल लेंस की भांति कार्य करती है। यहाँ ध्यान से समझिएगा। आंख में कॉर्निया होता है, नेत्रदान तो जानते हैं कॉर्निया को कहा जाता है, नेत्रदान में कॉर्निया दान किया जाता है। कॉर्निया एक आंख का ऐसा पार्ट्स होता है जो डायरेक्ट वायुमंडल से ऑक्सीजन को ग्रहण करता है। आंख खिड़की कॉर्निया को कहा जाता है। कॉर्निया अंग्रेजी वर्ड है, इसको हिंदी में बोलते हैं स्वच्छ मंडल। बात आई समझ में? और निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस, दूरी दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। मस्तिष्क के बारे में हम एक अलग टॉपिक बना दिया, इसको आप दिमाग में रख लीजिएगा। अब नेक्स्ट नंबर यहाँ जो है देखिए, यूरिया किसके द्वारा रक्त से अलग होता है? अभी हम बताए हैं कि हमारे शरीर में जो अपशिष्ट पदार्थ जमा हो जाता है यूरिया, वह किडनी जो है उसको अलग करता है। किडनी यानी कि किडनी को ही बोलते हैं गुर्दा, यानी कि किडनी बोलिए, ब्रिक बोलिए, गुर्दा बोलिए, सब एक ही बात है। अमाशय जो होता है, भोजन 4 से 4 घंटे लगभग भोजन रहता है अमाशय में, स्टोमैच में। अमाशय के पाइलोरिक ग्रंथि से हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जठर रस का निर्माण होता है। पाइलोरिक ग्रंथि से जठर रस, और ऑक्सीट्रिन कोशिका से जो होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का निर्माण होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का निर्माण होता है, जठर रस का निर्माण। और जठर रस किससे बनता है? रेनिन और पेप्सिन से। जठर रस का निर्माण रेनिन और पेप्सिन। पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदल देता है, प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदल देता है। और दूध में पाए जाने वाला एंजाइम का क्या नाम है? तो रेनिन। प्रोटीन का क्या नाम है? तो केसिन। अब नेक्स्ट नंबर यहाँ जो है देखिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो है, इसको यहाँ से हटाइए। पूर्ण आंतरिक जो परावर्तन होता है, कब होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन? पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब सघन से विरल में, यानी कि वायु में जब प्रकाश जाती है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। इसके बदले में इसको लिख लीजिए, जल से वायु में, ये भी ठीक है, जल से वायु में जब प्रकाश जो प्रवेश करती है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन से क्वेश्चन दिमाग में रख लीजिए, हीरा का चमकना किसके कारण? तो पूर्ण आंतरिक, यानी कि एक माइंड में रख लीजिए, जो चमकना वर्ड रहेगा ना सब आंसर हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। हीरा का चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नंबर 2 क्वेश्चन याद रखिए, एंडोस्कोपी किस पर निर्भर करता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। नेक्स्ट नंबर अथी रखिए, ऑप्टिकल फाइबर किस पर निर्भर करता है? तो ऑप्टिकल जो फाइबर होता है वह पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। नंबर 4, कांच का चमकना, कांच का दरार का चमकना, मृग मरीचिका की घटना, सब जो है पूर्ण आंतरिक, बालू का चमकना, पानी का चमकना, सब पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर डिपेंड करता है। एक क्वेश्चन आप दिमाग में रखिए, आपका पूछता है, नोट बना के आप जो है लिख लीजिएगा कि जब वायु सघन से वायु में प्रवेश करता है तो क्या होता है? तो अभिलंब से, यहां पर दिमाग में रखिएगा, जब सघन से वायु में, यानी कि वायु का मतलब हो गया विरल और सघन का मतलब हो गया जल। जब सघन से विरल में प्रवेश करती है, यानी कि जब सघन से विरल, सघन हो गया जल और विरल हो गया
वायु जब सघन से विरल में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर भागती है। आज इसी का उल्टा जान जाइए, जब विरल से सघन की ओर प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर जो है मुड़ जाती है। अब यहाँ पर नेक्स्ट नंबर, अब अपवर्तन के कारण क्या होता है, जब कोई बाल्टी में छड़ी को डाल देते हैं टेढ़ी मेढ़ी दिखाई देता है अपवर्तन, कुछ ऊपर उठा हुआ सिक्का दिखाई देता है अपवर्तन, तालाब में जो मछली रहती है अपवर्तन के कारण कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, सूर्य भगवान का बड़ा दिखाई पड़ना अपवर्तन के कारण होती है। अब यहाँ जो है देखिए, हवा में लोहा और लकड़ी के समान भार को गेंदों को समान ऊंचाई से गिराने पर क्या होती है। अब यहाँ पर देखिए इसका 2 पॉइंट है, नंबर 1 और नंबर 2। जब निर्वात में आप गिराएंगे तो दोनों एक साथ आएगा, चाहे वजन कुछ भी रहे दोनों का, निर्वात में एक साथ पृथ्वी पर आती है, दिमाग में रखिएगा। आज जब वायु में आप गिराएंगे तो वायु में अधिक भारी वाला पहले गिरेगा, भार वाला पहले गिरेगा, और जो भार नहीं है, जो हल्का है, वो बाद में गिरेगा। तो अब यहाँ पर देखो, हवा में यानी कि वायु में लोहा और लकड़ी को गिराने पर समान भार का है, समान भार के गेंदों को समान ऊंचाई से गिराने पर अब क्या होगा, तब लकड़ी के गेंद जो है बाद में गिरेगी। निर्वात में गिराएंगे तो एक साथ गिरेगा, और वायु में गिराएंगे तो अधिक भार वाला पहले गिरेगा और कम भार वाला बाद में गिरेगा। यहाँ देखिए गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है, तो जी का मान सबसे पहले यहाँ पर आप दिमाग में रखिए, यह हो गया कैपिटल जी, ये हो गया स्मॉल जी। तो कैपिटल जी का वैल्यू और कैपिटल जी की खोज, कैपिटल जी का मान और कैपिटल जी की खोज, ये दोनों जो किया गया यह कैवेंडिश के द्वारा किया गया, कैवेंडिश के द्वारा किया गया। इसको आप दिमाग में रखिए। कैपिटल जी का वैल्यू क्या है, तो 6.67 गुने 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर प्रति केजी, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, ये कैपिटल जी का वैल्यू होता है। कैपिटल जी कौन सी राशि है, तो अदिश राशि है। और स्मॉल जी का वैल्यू क्या होता है, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है स्मॉल जी का। यह कौन सी राशि है, तो यह जो है सदिश राशि है स्मॉल जी। कैपिटल जी का पूरे ब्रह्मांड में मान नहीं बदलता है, इसका मान पूरे ब्रह्मांड में नहीं बदलता है, दिमाग में रखिएगा। इसका मान जो है बदलते रहता है, इसका मान जो है बदलते रहता है। यही पूछ रहा है कि कहाँ इसका मान कितना होता है, तो स्मॉल जी का मान पृथ्वी से ऊपर या नीचे जाइएगा तो घटेगा, स्मॉल जी का मान ध्रुव पर सबसे अधिक होगा, विषुवत रेखा पर सबसे कम होगा, ये दिमाग में रखिएगा। तो विषुवत रेखा पर सबसे कम होगा, तो यहाँ पर देखिए विषुवत वृत्त पर न्यूनतम होता है, तो विषुवत रेखा पर सबसे कम होगा, यही हो जाएगा। और ध्रुव पर अधिक होता है, विषुवत रेखा पर सबसे कम होता है। अब पृथ्वी किसी वस्तु का भार सबसे अधिक ध्रुव पर, सबसे कम विषुवत रेखा पर, और किसी वस्तु का भार शून्य कहाँ होता है, तो केंद्र पर। और किसी वस्तु का भार शून्य कहाँ होगा, तो अंतरिक्ष यान में। और चंद्रमा पर से देखने पर अंतरिक्ष कैसा दिखाई पड़ेगा, तो काला दिखाई पड़ेगा। और जब चंद्रमा पर कोई व्यक्ति उतरता है तो पीठ पर बोझ बांध के उतरता है, जानते हैं क्यों, पलायन वेग वहाँ कम होता है 2.3, चंद्रमा पर पलायन वेग 2.3 होता है, और पृथ्वी पर 11.2 होता है, दिमाग में रखिएगा। अब यहाँ पर आगे जो है देखिए, कैपिटल जी क्या है, अदिश राशि, स्मॉल जी क्या है, सदिश राशि है। कैपिटल जी का वैल्यू नहीं बदलता है पूरे ब्रह्मांड में, स्मॉल जी का वैल्यू बदलते रहता है, इसको आप दिमाग में रखिएगा। अब यहाँ पर जो है देखिए, बांध के संग्रहित है, यानी कि बांध में संग्रहित जल में है, यानी कि जो बांध है, बांध हम लोग को गांव घर में बांध रहता है, अब पानी जो अस्थाई रहता है, पानी अस्थाई रहता है ना, अस्थाई मतलब स्थितिज ऊर्जा, यानी कि जो बांध में पानी होता है वह स्थितिज ऊर्जा होती है, इसको आप दिमाग में रखिएगा। एक बात बताइए जो आप कंफ्यूजन खाएंगे, ये पंखा है, पंखा है ना, तो ये पंखा कौन गतिज हो गया, स्थितिज ऊर्जा। लटका हुआ पंखा स्थितिज ऊर्जा हो गया, इसको आप दिमाग में रखिएगा, लटका हुआ पंखा स्थितिज ऊर्जा होगा। अच्छा एक बात बताइए, पृथ्वी पर कोई बच्चा दौड़ रहा है, स्थितिज ऊर्जा होगा कि गतिज ऊर्जा होगा, सोच के बताइए। पृथ्वी पर कोई दौड़ रहा है तो गतिज ऊर्जा स्वाभाविक है, लेकिन जब यही क्वेश्चन दे देगा कि छत पर दौड़ रहा है तो स्थितिज और गतिज दोनों हो जाएगा। हवाई जहाज उड़ने के पहले एरोड्राम पर वह भागता है, आ रहा है ये बात समझ में, तो वो हो गया गतिज ऊर्जा। और जब एरोप्लेन जब ऊपर उड़ जाता है तो स्थितिज और गतिज दोनों हो जाता है। जो सोफा पर हम लोग गद्दा पर बैठते हैं वह होता है स्थितिज ऊर्जा। आ रही है बात समझ में। प्रश्न एक बहुत फेमस है
कि चाबी वाली घड़ी में कौन सा ऊर्जा, तो स्थितिज ऊर्जा होती है ना, बात को समझ रहे हैं, स्थितिज ऊर्जा होती है। तो इसी तरह से आप पॉइंट को जो है समझिए। अब यहाँ पर जो देखिए नेक्स्ट पॉइंट जो है देखिए, रॉकेट किस नियम पर कार्य करती है, तो रॉकेट संवेग संरक्षण के नियम पर कार्य करती है। और संवेग संरक्षण नियम न्यूटन का जो थर्ड लॉ होता है, जो थर्ड लॉ न्यूटन का होता है, वही संवेग संरक्षण के नियम पर कार्य करती है। तो यानी कि रॉकेट से धुआं उत्सर्जित होती है, जितने रफ्तार से धुआं उत्सर्जित होती है उतनी ही रफ्तार से भागती है। क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया, एक्शन का रिएक्शन होता ही होता है, दिमाग में रखिएगा। अब ध्यान से यहाँ पर समझिए, ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है, ऊर्जा न तो खत्म होती है, न समाप्त होती है, न नष्ट होती है, वह बिल्कुल कम या अधिक हो सकती है। नहीं, छत पर आप चढ़िए, छत पर से नीचे उतरिए, सीढ़ी से चढ़िए, सीढ़ी से उतरिए, चढ़ते और उतरते में जो ऊर्जा रहेगा वो नियत रहेगा। नंबर 1 पॉइंट, यानी कि प्रश्न देता है कि चढ़ते और उतरते समय ऊर्जा क्या रहता है, तो नियत रहता है। सेकंड क्वेश्चन, यदि आप सीढ़ी पर चढ़े या उतरे तो कार्य आप कोई नहीं किए, जीरो आप कार्य किए। ये दीवार में धक्का लगा रहे हैं तो जीरो आप कार्य किए। आ रहे हैं बात समझ में, 100 क्विंटल लेकर ऐसे चुपचाप खा रहा तो आप जीरो जो है कार्य किए। क्यों? क्योंकि विस्थापन डिस्प्लेसमेंट जो होती है से जीरो होती है। द्रव्यमान कौन राशि है जी, कैपिटल जी अदिश राशि, द्रव्यमान अदिश राशि, भार सदिश राशि। द्रव्यमान जिस तरह से कैपिटल जी पूरा ब्रह्मांड में चेंज नहीं होता है, उसी तरह से द्रव्यमान चेंज नहीं होता है। सब नोट जो है बना लीजिएगा, यहाँ ध्यान से समझिए। और न्यूटन का 3 नियम, फर्स्ट सेकंड थर्ड। प्रथम नियम को ही गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम कहते हैं। बल का परिभाषा न्यूटन के फर्स्ट नियम से मिलती है। जब कोई गाड़ी रोड पर जा रही है, उसको आप रोक दीजिए या रोकने का चेष्टा कीजिए, फर्स्ट लॉ है। बल का सूत्र, बल का परिभाषा न्यूटन का फर्स्ट नियम, अब बल का जो सूत्र होता है न्यूटन का सेकंड लॉ से प्राप्त होती है। नाव से आप कूद गए, न्यूटन का थर्ड लॉ। ये सब जो है पॉइंट के रूप में चलेंगे। बहुत हुआ, बहुत रफ्तार से हमने खींचने का कोशिश किया। बहुत सारे ऐसा क्वेश्चन होते हैं कि अब एक साथ बताने लगेंगे तो दिन रात जो है कम पड़ जाएगा, लेकिन आज ही भर तो नहीं ना है, एक दिन खा ले ला, आह बाप आह मैया, तो खाए से क्या फायदा हुआ? सही बात है कि नहीं? इसलिए कम खाइए, गम खाइए, प्रॉफिट में रहिए। राधे राधे। काहे कि कुंज बिहारी वाले हैं, कुंज बिहारी हमारी शान है और हम कुंज बिहारी की जान है, क्योंकि कंटेंट ही हमारा पहचान है। इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो लाते रहेंगे, आप लोग समर्थन करते रहिए और नोट्स बनाते रहिए। अब अगले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मिलेंगे। 25 क्वेश्चन साइंस का है और हिस्ट्री का भी 25 क्वेश्चन आपको आएगा। और बस खुश रहिए, बिंदास रहिए, मुस्कुराते रहिए और राधे राधे बोलते रहिए।